हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 9th की चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसको शुरू करेंगे। और इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है टॉपिक्स: इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी ऑफ सेल्स देयर शेप एंड साइज, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल के अंदर हम लोग को पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है लास्ट टॉपिक में। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लेस्टिड्स और वैक्यूल्स। मतलब यही सारे पॉइंट्स को हम लोगों को डीपली स्टडी करना है और इसमें चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन और डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो के लास्ट में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे टॉपिक के अकॉर्डिंग और उसको बनाना है, और बनाते बनाते आपका नोट्स भी क्लियर हो जाएगा और चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। तो हम लोग बच्चे जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, उस प्लैनेट में जो हमारा अर्थ प्लैनेट है 3rd नंबर, उसी पे लाइफ पॉसिबल है, लाइफ एग्जिस्ट करता है। लाइफ अगर इस प्लैनेट पे ही शिफ्ट कर रहा है तो कुछ फेवरेबल कंडीशन होगा जिसके कारण यहाँ पे जीवन संभव है। उस तरह का टेम्परेचर होगा, उस तरह के एटमॉस्फेयर होंगे, भोजन होंगे, पानी होगी, हवा होगी और वो एलिमेंट्स होंगे जो कि हमें लाइफ सपोर्टिंग होंगे। तो हमारे अर्थ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, उसे ही ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो जो भी प्लांट एनिमल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, उनका बॉडी किसी न किसी कंपोनेंट से बनता है। जैसे एक घर को बनाने के लिए बहुत सारे सब्सटेंस का यूज करते हैं, लेकिन उसमें जो ब्रिक्स है वो मेजर कंपोनेंट्स हैं। उसी तरह एक बॉडी को बढ़ने में, लिविंग बॉडी को बढ़ने में जो उसका सबसे छोटा कंपोनेंट्स है वो सेल होता है। तो सेल इज द वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये हमारा जो अर्थ है बहुत बड़ा है, इसमें डिफरेंट लाइफ फॉर्म है। सबको एक एक करके हम लोग अगर स्टडी करेंगे तो 7 जन्म भी लगता है कम पड़ जाएगा। हर एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी को डीपली स्टडी करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए हम उस सभी ऑर्गेनिज्म में कुछ कॉमन फीचर्स हैं, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, वो किस चीज़ से बने हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों को सेल के बारे में पढ़ना है और सेल से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं वो पढ़ना है। तो सेल सबसे छोटा कंपोनेंट्स है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल जो है सबसे छोटा कंपोनेंट्स है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग आगे स्टडी करेंगे तो ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मतलब होता है सिंगल। जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने हुए रहते हैं उसे कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से ज़्यादा सेल के बने हुए रहते हैं, 2 से अधिक, उसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है।
और ये बायोलॉजी का चैप्टर है। तो एक टर्म आता है साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी। बायोलॉजी के जिस पार्ट में हम लोग सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो कहलाता है साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी। और डिस्कवरी ऑफ सेल से पहले हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है, एक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है, कितने टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, तब उसके बाद हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ेंगे। ये जो पिक्चर है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाई करके हमें दिखाता है। माइक्रोस्कोप दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो कैपेसिटी है वो कितना मैग्नीफाई करके किसी ऑब्जेक्ट को दिखा सकता है, वो है 1500 टाइम्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल साइज को मैग्नीफाई करके हमें दिखा सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कैपेसिटी होती है अप टू 1 लाख। तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 लाख टाइम्स मैग्नीफाई करके हमें दिखाया जा सकता है। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जो हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप से सेल को देख सकते हैं, लेकिन सेल के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ेगा, तब हम उसके अंदर को देख सकते हैं। ये जो लाइट माइक्रोस्कोप इसको कहा जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लाइट के हेल्प से ही ये अच्छे से वर्क करता है, या फिर उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको हम देख सकते हैं। ये आपके साइंस लैब में होगा और उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट्स को आपके साइंस टीचर डिस्क्राइब करेंगे जब आपके पास माइक्रोस्कोप लेके आएंगे कि आईपीस का क्या काम है, कंडेंसर का क्या काम है, बेस क्या करता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, क्लिप का क्या काम है, फाइन एडजस्टमेंट का क्या काम, बहुत सारा है। तो आप वो लैब में आप उसको देखिएगा। तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही सेल जो टर्म है उसका डिस्कवरी हुआ। जो महान वैज्ञानिक, महान साइंटिस्ट जो है जिन्होंने इस सेल के बारे में बताया, अब उनके बारे में हम लोग देखें कि उन्होंने कैसे सेल को डिस्कवर किया। तो वो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में डिस्कवरी किया वो है रॉबर्ट। 1665 में उन्होंने सेल के बारे में सभी लोगों को बताया कि सेल क्या होता है। लेकिन उन्होंने सेल की डिस्कवरी में जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया था वो था ये कॉर्क का एक छोटा सा पीस। कॉर्क क्या होता है कि वुडन सब्सटेंस होता है जो विक्सी या फिर बियर के बोतल के ऊपर कैप के रूप में लगा रहता है। तो उन्होंने उस कॉर्क के एक छोटे से पीस को काटा और उन्होंने जिस माइक्रोस्कोप को बनाया था उस माइक्रोस्कोप को कहते हैं क्रूड माइक्रोस्कोप। उस क्रूड माइक्रोस्कोप में उस कॉर्क के कंपोनेंट्स को देखा और फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उन्होंने ये एक कॉर्क के छोटे से स्लाइस को क्रूड माइक्रोस्कोप के में रख के देखा और उन्होंने ये स्ट्रक्चर दिखा। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर जो ब्लैक है वो ब्लैंक है, तो वो भी एक सेल है लेकिन वो डेड है। लेकिन ये जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिख रहा है वो लिविंग सेल्स हैं। उन्होंने इसी तरह का स्ट्रक्चर देखा। या फिर वो जो डार्क कलर है वो स्पेस है।
ब्लैंक है, स्पेस है, और ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जो छोटे छोटे हैं ये इनको सेल नाम दिया गया। और उन्होंने इसी चीज़ को इसी चीज़ को क्रूड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, और जिस माइक्रोस्कोप का उन्होंने यूज किया था वो देखने में कुछ इस तरीके का लगता है। यह है क्रूड माइक्रोस्कोप जिसे रॉबर्ट हुक ने बनाया था, और इसी माइक्रोस्कोप में उन्होंने कॉर के एक छोटे से पीस को रख के उसे ऑब्जर्व किया था। तो उन्हें बहुत सारे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखाई दिया और बहुत सारे डार्क स्पेस दिखाई दिया। तो जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में दिख रहा था छोटा छोटा कंपार्टमेंट, वो एक सेल था, और बाकी जो डार्क दिख रहा था वो ब्लैंक स्पेस थे। सेल जो वर्ड आया है, एक वर्ड से आया है, एक सेलुला से आया है। सेल जो वर्ड ड्राइव हुआ है सेलुला से। सेलुला का मतलब होता है लिटिल रूम, और सेल भी एक बहुत ही छोटा कंपोनेंट से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और रॉबर्ट हुक ने जो भी बात सेल के बारे में ऑब्जर्व किया, उन्होंने एक बुक में उसके बारे में लिखा। उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में उन्होंने सारी बातों को लिखा। जब सेल के बारे में दुनिया को पता चला तो दूसरे साइंटिस्ट भी बहुत सारी चीज़ों को जानने की प्रयास किए। कुछ साइंटिस्ट का उसमें है योगदान, जैसे फ्री लिविंग सेल के बारे में जो सबसे पहले साइंटिस्ट बताए, न्यूक्लियस के बारे में बताए, प्रोटोप्लास्ट के बारे में बताए। वो देखते हैं कौन कौन साइंटिस्ट हैं। फ्री लिविंग सेल के बारे में 1674 में एंटोन वेन लीeuwenhoek ने बताया था। न्यूक्लियस के बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने, और प्रोटोप्लास्ट जो टर्म है उसको पुरकिंजी ने बताया था। जब बहुत सारे बात सेल के बारे में आने लगा तो सभी साइंटिस्ट के डिस्कवरी या फिर नॉलेज के अकॉर्डिंग एक थ्योरी लिखा गया जो था सेल थ्योरी। उसमें 3 बातें थी सेल थ्योरी के अंदर, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हुए हैं। सेल जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और तीसरा जो बात है कि जो नया सेल जो बनता है वो पुराने सेल के ब्रेक होने के बाद नए सेल बनते हैं। मतलब पुराने सेल जब आपस में डिवाइड होते हैं तब नया सेल बनता। सेल थ्योरी दिया गया था 1839 में। एच.लिडेंस एंड सचवान ने इस थ्योरी को दिया था। इसमें 3 स्टेटमेंट हैं कि सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही बना हुआ रहता है। तीसरा, नया सेल तब बनता है जब पुराना सेल आपस में डिवाइड होता है। और इस 3rd नंबर वाले स्टेटमेंट को एक और वैज्ञानिक दिए थे जिसका नाम है विर्चोव्स। 1855 में ये स्टेटमेंट दिए थे कि सेल अराइजिंग